मॉर्निंग विद्यार्थी जी लोग, विश्वास करते हैं कि आप सभी लोग सुरक्षित होंगे। अपने अपने घरों में बैठ के आप अपना काम कर रहे होंगे और इस समय भी आप अपनी स्टडी बाधित नहीं होने देते होंगे। अवश्य ही आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे ढंग से। तो कल तक जो बात हुई है। आज हम आप लोगों को बताना चाहते हैं स्पेक्ट्रम प्योर थ्योरेटिकल चीज़ है। इस पर ज़्यादा हम लोग टाइम नहीं लगाएंगे। सांकेतिक रूप से इसको बताते हुए आगे बढ़ जाएंगे। तो स्पेक्ट्रम का हिंदी होता है वर्णक्रम। वर्ण का अर्थ होता है रंग, क्रम का अर्थ जानते ही हैं क्रमवार। तो इस प्रकार से आपको डिस्पर्शन ऑफ लाइट बताया हुआ था। डिस्पर्शन ऑफ लाइट में कहा हुआ था कि ये प्रिज्म लिया जाए और इस प्रिज्म पर व्हाइट लाइट की किरण डाली जाए तो इसका डिस्पर्शन होता है, अर्थात यह 7 रंगों में बंट जाता है। ये आपको हमने दिखाया कि यह किरण अर्थात ये व्हाइट लाइट 7 रंगों में बंट रहा है, अर्थात इसका डिस्पर्शन हो रहा है। जब प्रिज्म के सामने ही हम एक सफेद पर्दा व्यवस्थित कर देते हैं, ये आपको सफेद पर्दा हो गया। तो प्रिज्म से इमर्जेंट होकर अर्थात प्रिज्म से निर्गत होकर यह कलर्स इस पर्दे पर पहुंचते हैं और इस पर्दे पर 7 रंग की एक पट्टी प्राप्त होता है। ये 7 रंग की एक पट्टी प्राप्त होता है जिसमें सबसे नीचे वायलेट कलर पाया जाता है। ऊपर की ओर बढ़ने पर इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये 7 कलर पाए जाते हैं। रंगों के इसी ऑर्डर को यानी रंगों के इसी क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है। इस प्रकार हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं कि जब किसी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर व्हाइट लाइट का कोई किरण आपतित होता है तो प्रिज्म द्वारा डिस्पर्शन होता है और सामने के सफेद पर्दे पर 7 रंग की एक पट्टी प्राप्त होता है
जिसमें सबसे नीचे वायलेट कलर पाया जाता है तथा ऊपर की ओर बढ़ने पर क्रमशः इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड कलर पाए जाते हैं। रंगों के इसी ऑर्डर को, रंगों के इसी क्रम को स्पेक्ट्रम कहा जाता है, वर्णक्रम कहा जाता है। अब क्या है कि इम्प्योर स्पेक्ट्रम, इम्प्योर स्पेक्ट्रम, अशुद्ध वर्णक्रम ऐसा है कि एक बात आता है इसमें स्लाइट, स्लाइट तो अगर एक अपारदर्शी पदार्थ लिया जाए और उसमें एक बारीक यानी नैरो पारदर्शी स्थान हो जिससे किरण निकल सकता हो, तो इसे ही हम स्लाइट बोलते हैं। जैसे कि आप एक पोस्ट कार्ड लिया और पोस्ट कार्ड में एक बारीक नैरो होल कर दिया, तो इस पोस्ट कार्ड पर जब प्रकाश डालेंगे तो सारा प्रकाश बाधित हो जाएगा, आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन उस छेद से होकर एक बारीक बीम ऑफ रे बाहर की ओर निकलेगा। तो इस पोस्ट कार्ड को हम स्लाइट बोल सकते हैं। या कांच का कोई टुकड़ा लिया जाए, उसको पूरी तरह से अपारदर्शी पेंटिंग कर दिया जाए, लेकिन उसी में कहीं एक नैरो ट्रांसपेरेंट जगह छोड़ दिया जाए जिससे प्रकाश आर पार हो सके, तो इस पर प्रकाश डाला जाएगा तो पूरा प्रकाश बाधित हो जाएगा, परंतु उस नैरो ट्रांसपेरेंट जगह से बीम ऑफ रे आगे की ओर निकलेगा। तो वो हम बोल रहे हैं कि बीम ऑफ रे चाहे जितना भी पतला लें, उसमें एक किरण नहीं होता है, बल्कि एक से अधिक किरण होता है। अर्थात हम ये कहना चाहते कि एक किरण को व्यवहार में प्राप्त करना असंभव है, एक किरण को व्यवहार में प्राप्त नहीं किया जा सकता। तो क्या है कि ये आपको एक प्रिज्म ले लिया और इस प्रिज्म पर किसी स्लाइट से, ये हमने एक स्लाइट एस मान लिया, इस स्लाइट से हम व्हाइट लाइट जाने दे रहे हैं। ये व्हाइट लाइट जा रहा है, तो इससे जो व्हाइट लाइट बाहर निकलेगा उसमें एक किरण नहीं होगा, एक से अधिक किरण होगा। आपको समझाने के लिए हम मान रहे हैं कि मात्र इसमें दो किरण है। तो एक किरण आपको प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर चला गया और ये दूसरा किरण भी प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर चला गया। ये रे नंबर 1 है, ये रे नंबर 2 है। इस प्रिज्म द्वारा इन दोनों किरणों का डिस्पर्सन होगा। तो हमने माना कि इन दोनों किरणों का डिस्पर्सन हो रहा है। इसको रेड 1 मान लिया, इसको वायलेट 1 मान लिया, बाकी 5 किरण इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज इन दोनों के बीच में है।
इसी प्रकार से हमने माना कि ये एक इसका डिस्पर्सन हुआ तो ये R2 हो गया और ये V2 हो गया। बाकी का किरण ये R2 और V2 के बीच में बाकी का कलर है। अब क्या है कि ये सामने में पर्दा रख दिया और यहाँ से यह किरण आया R1, ये आपको R1 आया और ये आपको V1 आ गया, ये V1 हो गया। फिर क्या है कि ये R2 आ गया और ये V2 आ गया। इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि स्पेक्ट्रम का कुछ भाग, दोनों किरणों के स्पेक्ट्रम का कुछ भाग एक दूसरे पर ओवरलैप हो जा रहा है। ये ओवरलैपिंग वाला पोर्शन है, ये आपको R2 है, ये आपको V1 है, ये R1 है, ये R2 है और ये V2 है। नहीं, गलत का, ये R1 है, ये R2 है, ये V1 है, ये V2 है। तो कहना क्या चाहते हैं कि जब प्रिज्म के पृष्ठ पर कोई नैरो बीम ऑफ रे डाली जाती है तो उसमें एक से अधिक रे पाए जाते हैं। इन किरणों, यह किरणें जब प्रिज्म पर पहुंचती हैं तो प्रत्येक किरण का डिस्पर्सन होता है और सामने के पर्दे पर प्रत्येक किरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इस स्पेक्ट्रम का कुछ भाग एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है, एक दूसरे पर अध्यारोपित हो जाता है। इसे ही इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। एक बार और सुनिए और दिमाग में बैठाइए कि जब किसी प्रिज्म पर श्वेत प्रकाश का नैरो बीम डाला जाता है तो इसमें एक से अधिक किरण होते हैं। प्रिज्म द्वारा प्रत्येक किरण का डिस्पर्सन होता है तथा सामने के पर्दे पर प्रत्येक किरण का स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है। इन किरणों का कुछ अंश एक दूसरे पर ओवरलैप हो जाता है। ऐसे स्पेक्ट्रम को इम्प्योर स्पेक्ट्रम कहा जाता है, अशुद्ध स्पेक्ट्रम कहा जाता है। प्योर स्पेक्ट्रम, प्योर स्पेक्ट्रम प्योर स्पेक्ट्रम, प्योर स्पेक्ट्रम साधारणतः प्राप्त नहीं किया जा सकता है, बल्कि इसे प्राप्त करने के लिए अरेंजमेंट करना पड़ता है, व्यवस्था करना पड़ता है। इसके लिए हम एक प्रिज्म लेते हैं। ये एक प्रिज्म ले लिया P, ये प्रिज्म ले लिया P। इस प्रिज्म की अपवर्तक पृष्ठ के समानांतर, ये अपवर्तक पृष्ठ के समानांतर एक नायरो स्लाइट S ले लिया जाता है। प्रिज्म और स्लाइट के बीच में एक अक्रोमेटिक लेंस व्यवस्थित कर दिया जाता है, अवरणक लेंस व्यवस्थित कर दिया जाता है L1। ध्यान रहे कि यह स्लाइट
लेंस L1 के फोकस पर रहता है। फिर क्या है कि इधर एक लेंस व्यवस्थित कर दिया जाता है। ये आपको एक लेंस L2 हो गया। और क्या है कि यहाँ पर पर्दा व्यवस्थित कर दिया जाता है, अर्थात सफेद पर्दा लगा दिया जाता है। इस पर्दे का नाम रख दिया जेड। और ध्यान रहे कि लेंस L1 के फोकस पर स्लाइट S है और लेंस L2 के फोकस पर पर्दा Z है। नायरो स्लाइट से किरणें निकल रही हैं। हमने माना कि इस बीम ऑफ रे में मात्र 2 किरण है, 1 और 2। अब क्या है कि लेंस L1 के फोकस पर है स्लाइट, इसलिए यह किरणें जब लेंस से बाहर निकलेंगी तो एक दूसरे के समानांतर हो जाएंगे। तो यह किरण एक दूसरे के समानांतर होकर प्रिज्म के अपवर्तक पृष्ठ पर पहुंच गए, नंबर 1 और नंबर 2। प्रिज्म द्वारा इन दोनों किरणों का डिस्पर्सन होगा। हमने माना कि ये डिस्पर्सन हो गया, ये आपको R1 हो गया, ये V1 हो गया। ये डिस्पर्सन हुआ दूसरे का, ये R2 हो गया और ये V2 हो गया, ऐसा हमने मान लिया। अब क्या है कि यह किरण आपको यहाँ पर पहुंचा R1 और ये यहाँ पर पहुंच लिया V1 और यहाँ पर ये पहुंच लिया R2 और ये यहाँ पर आ गया आपको V2। अर्थात यह किरणें प्रिज्म से बाहर निकल गए। तो क्या है कि यह R1 ऐसे आ गया प्रिज्म पर, ये पर्दे पर, और यह R2 आ गया ऐसे पर्दे पर। लेंस द्वारा सभी रेड कलर को पर्दे के एक बिंदु पर कन्वर्ज कर दिया गया और इस तरह से यहाँ पर रेड प्राप्त हो गया, रेड कलर प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से ये आया आपको यहाँ पर V1 और ये यहाँ पर आया V2 और ये दोनों हर तरह का वायलेट मिलके यहाँ पर वायलेट कलर बना दिया। बीच में बाकी 5 कलर जो है वो कन्वर्ज हुए हैं। और इस तरह से ये आपको इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और इस प्रकार से आपको प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। तो प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए जो व्यवस्था हमने किया उसको एक बार ध्यान पूर्वक सुना जाए कि प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म को टेबल पर मीन कलर के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में एडजस्ट कर दिया जाता है, व्यवस्थित कर दिया जाता है।
प्रिज्म के एक ओर नायरोस्लाइट एस है। इस स्लाइट और प्रिज्म के बीच एक अक्रोमेटिक लेंस L1 व्यवस्थित कर दिया जाता है। स्लाइट एस लेंस L1 के फोकस पर रहता है, जबकि प्रिज्म के दूसरी ओर एक पर्दा Z व्यवस्थित कर दिया जाता है। पर्दा और प्रिज्म के बीच एक लेंस L2 व्यवस्थित रहता है। पर्दा Z लेंस L2 के फोकस पर रहता है। नायरोस्लाइट एस से चलने वाली व्हाइट लाइट की किरण संख्या 1 और 2 प्रिज्म लेंस L1 पर पहुंचते हैं तथा लेंस L1 से अपवर्तन के फलस्वरूप एक दूसरे के समानांतर होकर प्रिज्म P पर पहुंचते हैं। प्रिज्म द्वारा इन किरणों का डिस्पर्सन होता है तथा निर्गत रंगों को लेंस L1 पर लिया जाता है। लेंस L1 द्वारा यह कलर्स पर्दा Z पर कन्वर्ज हो जाते हैं। इस प्रकार पर्दे पर हमें प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त हो जाता है। अब प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए आपने कौन कौन सा शर्त पूरा किया, अर्थात हम ये कहना चाहते हैं कंडीशन फॉर प्योर स्पेक्ट्रम। प्योर स्पेक्ट्रम के लिए आवश्यक शर्तें। नंबर 1, प्योर स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए प्रिज्म को मीन कलर के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में एडजस्ट किया जाता है, व्यवस्थित किया जाता है। नंबर 2, स्लाइट को नायरो होना चाहिए। स्लाइट को नायरो होना चाहिए तथा प्रिज्म को समानांतर किरणों के लिए व्यवस्थित किया जाता है, अर्थात प्रिज्म को मीन कलर के लिए न्यूनतम विचलन की स्थिति में होना चाहिए। स्लाइट को नायरो होना चाहिए। स्लाइट और प्रिज्म के बीच में एक अक्रोमेटिक लेंस होना चाहिए तथा इस लेंस के फोकस पर स्लाइट को व्यवस्थित रहना चाहिए। नंबर 4, ये प्रिज्म और पर्दे के बीच में एक लेंस होना चाहिए और लेंस के फोकस पर पर्दा को व्यवस्थित रहना चाहिए। फिर क्या है कि टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम को 2 वर्गों में बांटा गया है, जिसमें एक को बोलते हैं एमिशन स्पेक्ट्रा। एमिशन स्पेक्ट्रम बोलिए या एमिशन स्पेक्ट्रा बोलिए। नंबर 2, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम बोलिए या एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा बोलिए। ये स्पेक्ट्रम 2 प्रकार का होता है, उत्सर्जन वर्णक्रम और दूसरे को कहते हैं अवशोषण वर्णक्रम। अब आपको ये उत्सर्जन और अवशोषण कहाँ से आया ये आप लोग खुद जानते हैं।
आप लोगों ने एटॉमिक स्ट्रक्चर में कहा हुआ है, और नहीं तो हम भी बताएंगे मॉडर्न फिजिक्स में कि भाई इलेक्ट्रॉन जब उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाता है तो या निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर वाले सेल में जाता है तो प्रकाश के रूप में ऊर्जा उत्सर्जित करता है या प्रकाश के रूप में ऊर्जा अवशोषित करता है। यह इलेक्ट्रॉन ऊर्जा उत्सर्जित करके जब एक सेल से दूसरे सेल में जाता है तो मात्र ये घटना 10⁻⁻⁸ या 10⁻⁻⁹ सेकंड तक होता है। अर्थात कोई भी इलेक्ट्रॉन अपने ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा के रूप में उत्सर्जित कर निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिट में जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिट से निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिट में जाता है और ऊर्जा का अवशोषण कर निम्न ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिट से उच्च ऊर्जा स्तर वाले ऑर्बिट में जाता है और यह अवशोषण या उत्सर्जन 10⁻⁻⁸ सेकंड तक होता है। उसी अवशोषण और उत्सर्जन से ये आया हुआ है। तो एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में हम आपको ये कहना चाहते हैं, एमिशन स्पेक्ट्रा के बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि किसी पदार्थ से जब प्रकाश का उत्सर्जन होता है तो इस प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को एमिशन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और आपको बात किया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा का। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा तो इसमें आपको बताया कि जब प्रकाश को किसी पदार्थ से होकर गुजारी जाए और स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए तो स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क स्पेस दिखाई देते हैं। इस डार्क स्पेस को एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। एमिशन स्पेक्ट्रा 3 प्रकार का होता है। एक को बोलते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, दूसरे को बोलते हैं लाइन स्पेक्ट्रा, या बोलते हैं एटॉमिक स्पेक्ट्रा, और तीसरे को बोलते हैं बैंड स्पेक्ट्रा, या बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा। इसी प्रकार एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा को 3 वर्गों में बांटा। एक को कहा जाता है डार्क कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, दूसरे को बोलते हैं
डार्क लाइन स्पेक्ट्रा और तीसरे को बोलते हैं डार्क बैंड स्पेक्ट्रा। तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा संतत वर्णक्रम या लगातार वर्णक्रम, उस स्पेक्ट्रम को कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा जाता है, जिसमें सभी प्रकार के वेवलेंथ पाए जाते हैं, यानी सभी प्रकार के रंग पाए जाते हैं। और ये रंग इस प्रकार पाए जाते हैं कि एक रंग कहाँ खत्म हो रहा है, दूसरा रंग कहाँ से प्रारंभ हो रहा है, यह पता ही नहीं चलता है। अर्थात लगातार दो रंगों के बीच में किसी प्रकार का गैपिंग या डार्क स्पेस नहीं पाया जाता है, बल्कि लगातार वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड सातों पाए जाते हैं। वायलेट कहाँ खत्म हो रहा है, इंडिगो कहाँ से शुरू हो रहा है, इंडिगो कहाँ खत्म हो रहा है और ब्लू कहाँ से शुरू हो रहा है, ये पता ही नहीं चलता है। अर्थात दो रंगों के बीच में किसी प्रकार का गैपिंग नहीं पाया जाता है, किसी प्रकार का डार्क स्पेस नहीं पाया जाता है। ये लाइन स्पेक्ट्रा कहने का अर्थ है कि जब हम आइटम को एक्साइटेड स्टेट में लाते हैं, उत्तेजित अवस्था में ले आते हैं और स्पेक्ट्रम प्राप्त करते हैं, तो पर्दे पर एक बारीक रंगीन सरल रेखा दिखाई देती है। बारीक रंगीन सरल रेखा या बारीक रंगीन सरल रेखाएं दिखाई देती हैं। चूंकि ये सरल रेखा के रूप में है, इसीलिए इस स्पेक्ट्रम को लाइन स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और चूंकि ये आइटम से प्राप्त हुआ है और इसके द्वारा आइटम की पहचान भी होता है, आइटम की पहचान भी किया जाता है, इसलिए इसे एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। तो इसको लाइन स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है और एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। और तीसरा है बैंड स्पेक्ट्रा। जब किसी मॉलिक्यूल को, जब किसी पदार्थ को एक्साइटेड स्टेट में लाई जाती है, इनकैंडिसेंट स्टेट में लाई जाती है, यानी तापोज्वल अवस्था में लाई जाती है, या ये आपको उत्तेजित अवस्था में लाई जाती है, तो उससे जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, उस प्रकाश से जब स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो पर्दे पर रंगीन पट्टी प्राप्त होता है। इसी रंगीन पट्टी को बैंड स्पेक्ट्रा कहा जाता है। एक किनारे पर ये रंग तीव्र होता है, तीखा होता है, और जैसे जैसे दूसरे किनारे की ओर बढ़ते हैं, इसकी तीव्रता घटती जाती है। ये बैंड के रूप में है, इसलिए इसे बैंड स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और इसे मॉलिक्यूल से पाया जाता, मॉलिक्यूल से प्राप्त किया जाता है, इसलिए इसके मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा भी कहा जाता है। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा, अवशोषण वर्णक्रम। जब प्रकाश को किसी ट्रांसपेरेंट पदार्थ से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाता है, तो पदार्थ द्वारा कुछ प्रकाश का कलर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, जिसके कारण प्राप्त स्पेक्ट्रम में कुछ डार्क स्पेस दिखाई देता है। इसी डार्क स्पेस को उस पदार्थ का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहा जाता है।
अवशोषण वर्णक्रम कहा जाता है। इसे भी 3 वर्गों में बांटा गया है। अब क्या है कि जैसे डार्क कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा, ये हम प्रिज्म रख दें, प्रिज्म के सामने रेड कलर का एक कांच का प्लेट रख दें और इस पर व्हाइट लाइट डालें, तो सामने के पर्दे पर ये रेड कलर तो दिखाई देता है, लेकिन रेड कलर के बाद लगातार ये सब जो है डार्क स्पेस दिखाई देते हैं। अर्थात वायलेट कलर भी इस कांच द्वारा एब्जॉर्ब हो गया, इंडिगो भी एब्जॉर्ब हो गया, ब्लू भी एब्जॉर्ब हो गया, ग्रीन, येलो, ऑरेंज सब एब्जॉर्ब हो गए और उनके स्थान पर डार्क स्पेस बन गया। इसी डार्क स्पेस को हम लोग कहते हैं डार्क कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम और रेड कलर, यानी इसको रेड कलर का डार्क कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलेंगे। ये जितना डार्क स्पेस है इसको रेड कलर का डार्क कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रा बोलेंगे। इसी प्रकार से कोई आइटम लिया जाए जो ग्राउंड स्टेट में हो और उस आइटम से श्वेत प्रकाश को गुजार कर पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए, तो जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है उस स्पेक्ट्रम के किसी भाग में एक काला रेखा या काली रेखाएं दिखाई देती हैं। इन काली रेखाओं को उस आइटम का डार्क लाइन स्पेक्ट्रा कहा जाता है या डार्क एटॉमिक स्पेक्ट्रा कहा जाता है। और इसी प्रकार से अगर श्वेत प्रकाश को किसी मॉलिक्यूल से जो ग्राउंड स्टेट में है उस मॉलिक्यूल से गुजार कर स्पेक्ट्रम प्राप्त किया जाए, तो प्राप्त स्पेक्ट्रम के किसी भाग में एक डार्क बैंड दिखाई देता है या डार्क बैंड्स दिखाई देते हैं। इसी डार्क बैंड्स को हम उस मॉलिक्यूल का डार्क बैंड स्पेक्ट्रा बोलते हैं। इसके बाद आता है सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम सौर वर्णक्रम अर्थात सूर्य प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को सोलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। सूर्य प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को सोलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह स्पेक्ट्रम देखने में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रतीत होता है, यानी लगता है कि सातों रंग लगातार हैं। परंतु 1802 ईस्वी में उलास्टन नाम का वैज्ञानिक बताया कि सोलर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं पाई जाती हैं। क्या बोला हमने कि सूर्य प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को सोलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। साधारणतः यह स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रतीत होता है, परंतु 1802 ईस्वी में उलास्टन ने बताया कि सोलर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं दिखाई देती हैं, अर्थात सोलर स्पेक्ट्रम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं है। फिर इसके बाद 1814 ईस्वी से लेकर 1821 ईस्वी तक फ्राउनहोफर नाम का वैज्ञानिक लगातार सोलर स्पेक्ट्रम का स्टडी कर रहा है।
और अपने स्टडी के आधार पर इन्होंने बताया कि सोलर स्पेक्ट्रम में असंख्य काली रेखाएं पाई जाती हैं। इन काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर लाइन भी कहा जाता है और इन्हें क्रमशः ABCD डिफरेंट कलर्स में पाए जाते हैं, तो इन्हें ABCD इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है। इस प्रकार हम ये कहना चाहते हैं कि सूर्य प्रकाश से प्राप्त स्पेक्ट्रम को सोलर स्पेक्ट्रम कहा जाता है। यह स्पेक्ट्रम साधारणतः कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्रतीत होता है, परंतु 1802 ईस्वी में उलास्टन द्वारा बताया गया कि सोलर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं दिखाई देती हैं, जबकि फ्रॉनहोफर द्वारा बताया गया कि सोलर स्पेक्ट्रम में असंख्य काली रेखाएं पाई जाती हैं। इन काली रेखाओं को फ्रॉनहोफर लाइन कहा जाता है और ABCD इत्यादि द्वारा दर्शाया जाता है। सोलर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं उपस्थित हैं क्यों? कॉज ऑफ फ्रॉनहोफर्स लाइन, फ्रॉनहोफर्स लाइन इन सोलर स्पेक्ट्रम। सोलर स्पेक्ट्रम में काली रेखाओं के फ्रॉनहोफर लाइन के उपस्थिति का कारण। ये क्वेश्चन 2 नंबर वाले में आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट है। और 2022 तो आप लोगों ने 11th में किरचॉफ्स लॉ पढ़ा था और किरचॉफ्स लॉ में ये कहा गया था कि उच्च ताप पर कोई पदार्थ जिस रंग के प्रकाश को उत्सर्जित करता है, निम्न ताप पर उसी रंग के प्रकाश को अवशोषित भी कर लेता है। इसी पर हम लोग इसका जवाब देंगे किरचॉफ के लॉ पर। सूर्य का केंद्रीय भाग यानी न्यूक्लियर एरिया ऑफ सन, सूर्य का केंद्रीय भाग नाना प्रकार के धातुओं की वाष्पों का तापोज्वल मिश्रण है। डिफरेंट टाइप के मेटल्स के वेपर का इनकैंडिसेंट रूप है। जिस प्रकार से लोहा को गर्म करते हैं तो एक ऐसा समय आता है कि वो रेड हॉट दिखाई देता है, अर्थात उसी अवस्था को हम लोग इनकैंडिसेंट अवस्था बोलते हैं, तापोज्वल अवस्था बोलते हैं। ताप जोड़ उज्ज्वल यानी इतना तापित हो गया है कि उज्ज्वल प्रकाश दे रहा है। तो लोहा को गर्म करने पर जब वो प्रकाश उत्सर्जित करने लगता है, उसी अवस्था को तापोज्वल अवस्था बोलते हैं, इनकैंडिसेंट स्टेट बोलते हैं। तो सूर्य का केंद्रीय भाग डिफरेंट टाइप के मेटल का इनकैंडिसेंट मिक्सचर है, तापोज्वल मिश्रण है। इसका ताप लगभग 2 गुना 10 पर पावर 7 केल्विन होता है। 2 गुना 10 पर पावर 7 केल्विन होता है लगभग। और इस केंद्रीय भाग को
फोटोस्फीयर कहा जाता है, फोटोस्फीयर कहा जाता है, यानी कि प्रकाश मंडल कहा जाता है, और इसी में से प्रकाश उत्सर्जित होता है। और ये आपको चारों तरफ से घिरा रहता है एक और मंडल द्वारा। इसको हम लोग क्रोमोस्फीयर बोलते हैं, क्रोमोस्फीयर अर्थात वर्णमंडल बोलते हैं। इसका ताप लगभग 873 केल्विन होता है। और क्या है कि इन दोनों मंडलों में अर्थात फोटोस्फीयर में और क्रोमोस्फीयर में कुछ एलिमेंट कॉमन होते हैं, जिसमें इसका ताप तो बहुत अधिक होता है और इसका ताप बहुत कम होता है। इस प्रकार अपनी बात को एक बार और दोहराना चाहते हैं कि सूर्य के केंद्रीय भाग नाना प्रकार के धातुओं की वाष्पों का तापोज्वल मिक्सचर है, जिसका ताप 2 × 10⁻7 केल्विन के लगभग होता है, तथा इस एरिया को फोटोस्फीयर कहा जाता है और इसी से प्रकाश उत्सर्जित होता है। फोटोस्फीयर क्रोमोस्फीयर से घिरा रहता है, जिसका ताप 600 डिग्री सी अर्थात 873 केल्विन के लगभग होता है। और ये दोनों मंडलों में कुछ तत्व उभयनिष्ठ होते हैं। कैसे उभयनिष्ठ होते हैं? जैसे कि यहाँ पर जो वायुमंडल है, आप जानते हैं कि वायुमंडल में हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड होता है। लेकिन धरती पर हम लोगों के दादागिरी के वजह से, हम लोगों के गंदा होने के वजह से नाना प्रकार के इस वायुमंडल में गैस मिले हुए हैं। अमोनिया मिला हुआ है, आपको ईथन, मीथन, ये सब कई तरह के गैस मिले हुए हैं। यहीं से जब कुछ ऊपर चले जाएंगे 10-12 किलोमीटर, तो 10-12 किलोमीटर ऊपर भी वायुमंडल है। लेकिन जितना एलिमेंट यहाँ पर है उतना एलिमेंट वहाँ पर नहीं है, बल्कि वहाँ का एलिमेंट जितना भी वहाँ पर वायुमंडल में जो गैस हैं वो सब यहाँ पाए जाएंगे, लेकिन यहाँ के सब गैस वहाँ नहीं पाए जाएंगे। वही बात यहाँ पर है कि फोटोस्फीयर में जितना एलिमेंट पाए जाते हैं क्रोमोस्फीयर में नहीं पाए जाते हैं, परंतु क्रोमोस्फीयर में जितना एलिमेंट पाए जाते हैं वो सब फोटोस्फीयर में पाए जाते हैं। जैसे कि इसमें मान लीजिए सोडियम है, मान लीजिए अल्युमिनियम है, मान लीजिए कैल्शियम है, मान लीजिए पोटासियम है। इधर हमने मान लिया कि सोडियम है, इधर मान लिया कि कैल्शियम है। तो इसमें जितना ये मानी हुई बात है, जितना इसमें एलिमेंट है वो सब इसमें नहीं है, लेकिन जितना इसमें एलिमेंट है वो सब इसमें है। अब ये आपको फोटोस्फीयर से प्रकाश उत्सर्जित हो रहा है, सोडियम से भी उत्सर्जित हो रहा है, एल्युमिनियम से भी, कैल्शियम से भी, पोटासियम से भी, ऐसा मान लिया। लेकिन सोडियम तो कॉमन है, और वो भी क्या है कि यहाँ पर सोडियम ज़्यादा है, यहाँ पर सोडियम कम है, यहाँ पर कैल्शियम ज़्यादा है, यहाँ पर कैल्शियम कम है। तो अब यहाँ से सोडियम से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, कैल्शियम से जो प्रकाश उत्सर्जित होता है, वो अंशतः क्रोमोस्फीयर के सोडियम और कैल्शियम द्वारा
अवशोषित हो जाते हैं, अंशतः पार्शियली अवशोषित हो जाते हैं, जिसके कारण सोलर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं पाई जाती हैं, अर्थात फ्रॉनहोफर रेखाएं पाई जाती हैं। तो इस बात को याद रखिए कि इस क्वेश्चन का आंसर किरचॉफ के नियम पर दिया गया है, और इसमें कहा गया कि सूर्य का केंद्रीय भाग नाना प्रकार के धातुओं की वाष्पों का तापोज्वल मिक्सचर है, जिसका ताप लगभग 2 × 10⁻7 केल्विन होता है, फोटोस्फीयर कहलाता है, और इसी से प्रकाश उत्सर्जित होता है। जबकि यह स्फीयर क्रोमोस्फीयर से घिरा रहता है, जिसका ताप 600 डिग्री सी अर्थात 873 केल्विन के लगभग होता है। दोनों स्फीयर में कुछ एलिमेंट उभयनिष्ठ होते हैं, अतः फोटोस्फीयर के तत्वों द्वारा उत्सर्जित प्रकाश क्रोमोस्फीयर के उभयनिष्ठ एलिमेंट द्वारा पार्शियली एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, जिसके कारण सोलर स्पेक्ट्रम में काली रेखाएं अर्थात फ्रॉनहोफर लाइन पाए जाते हैं। इसके बाद थोड़ा सा और बता करके छोड़ देंगे। और वो क्या है कि ये जो आपने प्रिज्म लिया, इस प्रिज्म पर जो आपने व्हाइट लाइट डाला, ये व्हाइट लाइट से आपको स्पेक्ट्रम प्राप्त हुआ। इस स्पेक्ट्रम में आपने कहा कि ये आपको 2, 3, 4, 5, 6 और 7 कलर पाए गए, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो आपको अभी तक इतना ही बताया गया, लेकिन मैं बताऊं कि स्पेक्ट्रम 2 भागों में बंटा होता है। एक को बोलते हैं विजिबल स्पेक्ट्रम और दूसरे को बोलते हैं नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम। ये आपको स्पेक्ट्रम का कुछ भाग लाल रंग से ऊपर भी फैला रहता है और कुछ भाग वायलेट कलर के नीचे भी फैला रहता है। ये विजिबल स्पेक्ट्रम, इसको बोलते हैं वायलेट से लेकर के रेड तक, और वायलेट से नीचे जो स्पेक्ट्रम फैला रहता है वो दिखता नहीं है, इसलिए नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। और रेड से ऊपर जो फैला रहता है वो दिखता नहीं है, इसलिए इसको हम लोग नॉन विजिबल स्पेक्ट्रम बोलते हैं। तो मैं आपको बताऊं, 1801 ईस्वी में सर विलियम हर्शेल ने बताया कि स्पेक्ट्रम का कुछ भाग लाल रंग से ऊपर भी फैला रहता है, जो दिखाई नहीं देता है परंतु ऊष्मीय प्रभाव डालता है। इस स्पेक्ट्रम को हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम बोलते हैं या इंफ्रारेड रे बोलते हैं। इंफ्रारेड रे बोलते हैं। और आपको 1800 ईस्वी में रीटर ने बताया
कि स्पेक्ट्रम का कुछ भाग वायलेट कलर के नीचे भी फैला रहता है, जिसका वेवलेंथ सबसे छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। यह अपने ऊष्मीय प्रभाव के कारण जाना जाता है, यह अपने रासायनिक प्रतिक्रिया के कारण जाना जाता है। इसको हम लोग अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम बोलते हैं अथवा अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं, अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं। तो इस प्रकार से इंफ्रारेड रे के बारे में कहना चाहते हैं कि 1801 ईस्वी में रीटर ने सर विलियम हर्शेल ने बताया कि स्पेक्ट्रम का कुछ भाग लाल रंग के ऊपर भी फैला रहता है, जिसका वेवलेंथ बड़ा होता है और यह इसका वेवलेंथ 8000 गुना 10⁻⁻8 सेंटीमीटर से 0.1 सेंटीमीटर तक होता है। यह दिखाई नहीं देता है परंतु ऊष्मीय प्रभाव डालता है, इसे ही हम लोग इंफ्रारेड रे बोलते हैं। यह बड़ा वेवलेंथ होने के कारण दिखाई नहीं देता है और अपने ऊष्मीय प्रभाव के कारण पहचाना जाता है। यानी जिस प्रकाश में भी गर्मी होता है, ऊष्मा होता है, उसमें इंफ्रारेड रे है। और 1800 ईस्वी में रीटर ने बताया कि स्पेक्ट्रम का कुछ भाग वायलेट कलर के नीचे भी फैला रहता है, जिसका वेवलेंथ छोटा होता है, दिखाई नहीं देता है परंतु रासायनिक प्रतिक्रिया करता है और इसे ही हम लोग जो है वो अल्ट्रावायलेट रे बोलते हैं। इसका वेवलेंथ 4000 गुना 10⁻⁻7 सेंटीमीटर से नीचे होता है। अब क्या है कि प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रे, तो प्रॉपर्टीज ऑफ इंफ्रारेड रे में है कि इसका वेवलेंथ बड़ा होता है, यह ऊष्मीय प्रभाव डालता है, यह दिखाई नहीं देता है, यह प्रकाशीय नियमों का पालन करता है, इसमें पेंट्रेटिंग पावर यानी वेधन क्षमता पाई जाती है। और इसका यूज क्या है? यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट, यूज ऑफ इंफ्रारेड रे, इंफ्रारेड रे, इसका उपयोग रोगों की, बीमारियों की सिकाई में, गिल्टी वगैरह के सिकाई में होता है। इसका उपयोग जासूसी के कामों में होता है। और ये अल्ट्रावायलेट रे, इसका प्रॉपर्टी, इसका वेवलेंथ छोटा होता है, यह दिखाई नहीं देता है, यह रासायनिक प्रतिक्रिया करता है, यह फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की घटना को दर्शाता है, यानी प्रकाश विद्युत प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसको हम मॉडर्न फिजिक्स में बताएंगे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को। और यह गैसों को आयन में बदल देता है। यूज ऑफ अल्ट्रावायलेट रे, इसका उपयोग कीमती पत्थरों के पहचान में होता है। इसका उपयोग कीमती पत्थरों के पहचान में होता है। नंबर 2, इसका उपयोग वातावरण का बैक्टीरिया मारने में होता है। इसका उपयोग जल का बैक्टीरिया मारने में होता है। यह शरीर में विटामिन डी उत्पन्न करता है, इत्यादि इत्यादि।
तो आज रहने दिया जाए इतना ही। फिर कल बात होगी और इंशाअल्लाह कल स्पेक्ट्रोमीटर इत्यादि की बात होगी। आप लोगों का नोट्स, इस चैप्टर का नोट्स व्हाट्सएप पर भेज चुके हैं और हमने कहा था कि सब नोट्स एक बार मत उतारिएगा, बल्कि जितना पढ़ा रहे हैं उतना ही करके उतारिएगा। अंग्रेजी में भी भेज दिए हैं, हिंदी में भी भेज दिए हैं, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि इधर डालें उधर आपको मिल जाए। हमारा बस इतना ही मतलब है कि आप लोगों का पढ़ाई रुके नहीं, जल्दी से जल्दी आप लोगों का पढ़ाई होता रहे। और जो लोग व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हैं उनको एक लॉस तो होता होगा, और वो कि नोट्स नहीं मिल पाता होगा और होमवर्क का क्वेश्चन नहीं मिल पाता होगा। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग जल्दी से जल्दी ये व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ भी जाएं। थैंक यू, धन्यवाद।